मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको विज्ञान में पहले पाठ खाद्य उत्पादन पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको फसल के बारे में यानी फसल के प्रकार, बागवानी फसल, भारत में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं यानी खरीफ, रबी, जायद और बीजारोपण, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं इसके पहले। आज हम आपको पढ़ाएंगे खाद्य या उर्वरक मिलाना। खाद्य या उर्वरक मिलाना ये हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें पौधों को बढ़ने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है। वे ये पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं, इसलिए जब फसल की कटाई होती है तो इसके साथ मिट्टी के कुछ पोषक तत्व भी चले जाते हैं। जब किसी खेत में लंबे समय तक फसल उगाई जाती है तो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की धीरे धीरे कमी हो जाती है, जिससे फसल का उत्पादन गिरने लगता है। इसलिए समय समय पर इन पोषक तत्वों की भरपाई की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम मिट्टी में खाद या उर्वरक मिलाते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट के अपघटन से प्राप्त होता है। किसानों द्वारा खाद के रूप में गोबर सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। किसान पौधों व जंतुओं के अपशिष्टों को सीधे मिट्टी में मिलाकर या उन्हें कंपोस्ट में बदलकर खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि पौधों के विकास के लिए अकेले कंपोस्ट ही पर्याप्त नहीं है, इसमें उर्वरक की भी आवश्यकता होती है। उर्वरक मानव निर्मित खनिज लवण है जो मिट्टी में एक विशिष्ट तत्व की आपूर्ति करता है। सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाले उर्वरक में है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा होती है ना। अब इसके बाद है उर्वरक निम्नलिखित संदर्भ में खाद की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। जैसे कुछ अधिक उपयोगी क्यों है ये? सबसे पहला है सांद्रित रूप में होने के कारण इसकी थोड़ी सी मात्रा भी पौधों के लिए पर्याप्त होती है, और उर्वरक का भंडारण एवं हस्तांतरण सुलभ है, ये आसानी से किया जा सकता है। अब यूरिया, सोडियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट तथा अमोनियम फास्फेट सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले कुछ उर्वरक हैं। उर्वरक का चयन फसल और मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जैसे लेग्यूमिनस पौधों जैसे मटर, मूंगफली आदि फसलों को नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो दलहन की फसलें हैं इनकी जड़ों में नाइट्रोजन एकत्रित होता है, तो इसलिए इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे सिंचाई। फसल की आवश्यकता अनुसार खेतों में पानी दिया जाना चाहिए। विभिन्न समय अंतराल पर फसलों को पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। भारतीय किसान मुख्यतः वर्षा के पानी पर आधारित खेती करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिंचाई के लिए जल के मुख्य स्रोत कुछ नदी, नहर, झरना, झील, कुआं और नलकूप के द्वारा सिंचाई होती है। कुछ सिंचाई की प्रमुख विधियां हैं। नंबर 1, नाली से सिंचाई। सिंचाई की इस विधि में फसलों के बीच में बनी नालियों के द्वारा पानी पूरे खेत में पहुंचाया जाता है। इसके बाद दूसरा है आपका बांध से सिंचाई। इस विधि में खेतों में बांध बनाकर खेतों को कई प्रभागों में बांट दिया जाता है और फिर इसमें पानी डाला जाता है, सिंचाई की जाती है। फिर फुहारा या छिड़काव द्वारा सिंचाई कैसे करते हैं? इसमें फुहारों से खेत में पानी का छिड़काव किया जाता है। सिंचाई का और आवृत्ति निम्नलिखित कारकों पर के बदलने के साथ बदलता रहता है, जैसे मिट्टी के प्रकार, फसल, मौसम जिस प्रकार से हो उसी प्रकार से सिंचाई इसकी की जाती है। इसके बाद आपका है निराई। निराई में निम्न प्रकार से की जाती है। सबसे पहला है
खुरपी या टेगा की सहायता से निराई करना, और उसके बाद खरपतवार रसायन के द्वारा पर नियंत्रण करना। कुछ रसायन होते हैं जैसे सिमेजीन और मेटाक्लोर के छिड़काव द्वारा भी हम इस पर नियंत्रण करते हैं। और जैविक नियंत्रण से इसमें ऐसे कीड़ों या जीवों का प्रयोग किया जाता है जो खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। खरपतवार नाशक खरपतवारों को नष्ट कर देता है किंतु फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। चूँकि ये विषैले होते हैं अतः इन्हें प्रयोग करते समय समुचित सावधानी की जरूरत होती है। उसके बाद है फसलों की सुरक्षा। कुछ जीव फसलों को खा सकते हैं या सड़ा देते हैं जिन्हें पीड़क जंतु कहते हैं। पक्षी, चूहा, गिलहरी, कीट जैसे टिड्डा, घुड़, माहू और रोग उत्पन्न करने वाले कुछ सूक्ष्म जीव हैं जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक आदि कुछ सामान्य पीड़क हैं जो खेतों कुछ आवारा जानवरों से भी इनको बचाने की ज़रूरत होती है। इसके लिए खेतों की घेराबंदी या इसके चारों ओर बाड़ लगा दिया जाता है। पक्षियों को डराने के लिए खेतों में घूहा, जिसको आप बोलते हैं, जो पुतला खड़ा कर देते हैं, वो खड़े कर दिए जाते हैं। इन दिनों पीड़क जीवों को मारने के लिए रसायन का प्रयोग सामान्य बात है किया जा रहा है। किसी पीड़क को मारने के लिए विशेष रसायन की आवश्यकता होती है। इन रसायनों को पीड़कनाशी कहते हैं, है ना। जैसे इसमें पीड़कनाशी में आता है मैलाथियान है, BHC है, डिसिस्टॉन तथा DDT कुछ सामान्य पीड़कनाशी रसायन हैं। खेतों में पीड़कनाशी और कवकनाशी का छिड़काव हस्तचलित यंत्रों द्वारा कर दिया जाता है। कुछ इसके हानिकारक प्रभाव हैं जो पीड़कनाशी के कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं, है ना। इनमें है पीड़कनाशी विषैला होता है अतः पीड़क जीवों के साथ साथ कई अन्य जीव जंतु भी मारे जाते हैं। दूसरा, पीड़कनाशी वर्षा के पानी के साथ नदी और झीलों में जा मिलता है जिससे जल भी प्रदूषित हो जाता है। पीड़कनाशी खाद्य श्रृंखला के माध्यम से पीड़कनाशी प्रयुक्त फलों और सब्जियों के खाने वालों के शरीरों में तथा प्रदूषित जल से जलीय जीवों में प्रवेश कर जाता है। और पीड़कनाशी की उच्च मात्रा में बड़े जीवों जैसे मनुष्य और पक्षियों के शरीर में एकत्रित होकर उन्हें हानि पहुंचा सकती है। पीड़कनाशी के बार बार प्रयोग करने से पीड़कों के इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है जिससे वे फिर उन पर इन दवाओं का असर, रसायन का असर नहीं होता है। इसके बाद आपका आता है, जब फसल तैयार हो जाती है तो फसल की कटाई। फसलों की कटाई हाथ से, हंसिया के द्वारा या मशीन से की जाती है। फलों और सब्जियों के परिपक्व हो जाने पर हाथ से उन्हें तैयार कर लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है। इसके बाद आता है फसलों से दानों को अलग करना, यानी दावनी जिसको बोलते हैं। फसल की कटाई के बाद सूखे पौधों से दानों को अलग किया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को दावनी कहते हैं। ये हाथ से पौधों को पत्थर या लकड़ी पर पीटकर मशीन की सहायता से किया जाता है। इसे बैल या ऊंट से, पशुओं से की मदद से भी किया जा सकता है ना। इसके बाद आपका आता है ओसाई, यानी कि दावनी के बाद हवा की मदद से दानों को भूसों से अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को ओसाई कहते हैं। इसके बाद आपका आता है दाना तैयार हो गया। अब इसके बाद इसके भंडारण की बात आती है, यानी इसका भंडारण कैसे किया जाए। तो उत्पाद का भंडारण एक प्रमुख कार्य है। किसान दाने तथा भूसे दोनों का भंडारण करते हैं। भूसे का प्रयोग मवेशियों के चारे के रूप में किया जाता है। हालांकि उपज का एक हिस्सा सरकारी या निजी एजेंसियों के हाथों भेज दिया जाता है। इन अनाजों को समुचित भंडारण और परिवहन की जरूरत पड़ती है। इनका भंडारण एजेंसियों जैसे भारतीय खाद्य निगम, FCI या राज्य भंडारण निगम के द्वारा गोदामों में किया जाता है। दानों को सड़ने से बचाने के लिए इनके भंडारण से पहले उन्हें अच्छी तरह धूप में सुखाने की जरूरत पड़ती है। पीड़कों से बचाने के लिए दानों के नमी स्तर को कम करना आवश्यक होता है। किसान दानों को जूट की बोरियों या धातु के बड़े डब्बों में रखते हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर अन्न भंडार और
साइलों में किया जाता है ताकि चूहों और कीटों से इसे बचाया जा सके। अन्न को नष्ट करने वाले कवकों की वृद्धि को रोकने के लिए भंडारों में आर्द्रता को नियंत्रित रखा जाता है। फल और सब्जियों को में जल की अधिक मात्रा होती है, इसलिए इनका भंडारण शीत गृहों यानी कि कोल्ड स्टोर जिसको बोलते हैं में किया जाता है, जहां तापमान 0 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है ना, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। इसके बाद आता है आप फसल बोते हैं, सब ठीक है। उसके बाद फसल चक्र अपनाने की ज़रूरत होती है। फसल चक्र का मतलब है कि एक फसल के बाद कौन सी दूसरी फसल ली जाए जिसके मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और फसलों का उत्पादन भी अधिक हो, तो ये फसल चक्र अपनाया जाता है। यानी कि एक के बाद दूसरी फसल बदल बदल कर उगाई जाती है। ये फसल विशेष के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उदाहरण के लिए धान और गेहूं जैसी फसलें मिट्टी से अधिक नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं। परिणाम स्वरूप इन फसलों की कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी भरपाई के लिए पुनः पूर्ति उस खेतों में फलीदार पौधे जैसे मटर, सोयाबीन, हरी फली की बुआई इत्यादि करते हैं, जिससे नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सके। इसके बाद आपका आता है फसल चक्र है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नाइट्रोजन चक्र का एक महत्वपूर्ण चरण है। नाइट्रोजन चक्र को समझने के लिए पहले आइए नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को समझ लें। वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिणत होने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ये नाइट्रोजन यौगिक पौधों द्वारा मिट्टी से अवशोषित किया जाता है और प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। मनुष्य तथा अन्य जंतुओं के लिए आवश्यक नाइट्रोजन सीधे वायुमंडल से सांस के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते और न ही पादप कार्बन डाइऑक्साइड की तरह पत्तों के जरिए नाइट्रोजन सीधे वायुमंडल से प्राप्त कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर इसे ऑक्सीजन के साथ संयुक्त कर नाइट्रेट्स बनाते हैं, जो पौधों के द्वारा अवशोषित होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बिजली के चमकने से भी होता है। जंतु इन पौधों को खाकर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद आपका आता है जिसे फसल चक्र मिश्रित खेती। मिश्रित खेती से मतलब है कि जो है एक ही खेत में एक ही समय में 2 या अधिक फसलों को उगाने की प्रक्रिया को मिश्रित खेती कहते हैं। फसल का चयन इस प्रकार किया जाता है ताकि एक फसल का उत्पाद और अवशिष्ट पदार्थ दूसरी फसल की वृद्धि के लिए लाभदायक हो। कपास और मूंगफली एक ही मौसम में एक साथ उगाई जाती है। ये मिश्रित खेती इस तरीके से की जाती है, मतलब एक साथ दो उत्पाद प्राप्त करना ही मिश्रित खेती है। अब इसके बाद हम आपको अब इतना ही अब हम आपको जंतुओं से प्राप्त भोजन के बारे में बताएंगे। आज इतना ही हम आपको पढ़ाएंगे। कल आप पढ़ेंगे जंतुओं से प्राप्त भोजन, जिसमें डेयरी है, भेड़ बकरी पालन, कुक्कुट उद्योग, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, इन सब के बारे में हम आपको कल बताएंगे। आज इतना ही।